तो वाक्यकारं वर्रुचिं भाष्यकारं पतंजलिम पाणिनिम सूत्रकारं च प्रणतोस्मि मुनित्रयम्। तो वाक्यकार कौन है? कात्यायन जी या वर्रुचि जी। फिर कौन आते हैं हमारे भाष्यकार, जो कौन है? पतंजलि जी। और जो हमारे प्रथम आचार्य या फिर ऋषि बोल लीजिए, वो कौन है? पाणिनि जी। पाणिनि पाणिनि जी को क्या बोलते हैं? पाणिनि जी को बोला जाता है सूत्रकार, क्योंकि उन्होंने अष्टाध्यायी यानी जिसके अंदर 8 अध्याय हैं, ऐसे ग्रंथ की चर्चा करी थी इत्यादि, मतलब उसकी रचना करी थी। अस्तु। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, संस्कृत बनाओ यहाँ लिखा हुआ है। अब वैसे मैं ये तो करता हूँ कि पढ़वा देता हूँ, लेकिन अभी मैं ही पढ़ रहा हूँ। जैसे जैसे किसी की समस्या आए तो मैं साथ में वो भी करता हुआ चलूंगा, क्या उसकी व्याख्या करते हुए भी साथ में आपके चलूंगा। तो जैसे कि आपको दिख रहा होगा, मैं पढ़ता हूँ। तो ये क्या है? अहम पठामी। अब मैंने आपको ये बताया था, तो हम उसी पर देखते हैं। ध्यान कहाँ है? ये रहा। तो देखिए, तो मैंने आपको बोला था कि एक शब्द है अस्मत्, ठीक है? तो इसके साथ में किसका प्रयोग होगा? इसके साथ में प्रयोग होगा प्रथम पुरुष का। तो अब ये नियम आपने हमेशा बांध लेना है कि अस्मत् का प्रयोग होगा प्रथम पुरुष के साथ, और प्रथम पुरुष का कहीं पे प्रयोग नहीं होता। तो जहां पर भी आपने प्रथम पुरुष का प्रयोग होते हुए देखना, तो आपने ये समझ लेना है कि ये अस्मत्, ये जो हमारा प्रातिपदिक है, इसी शब्द के योग में यहाँ पर प्रथम पुरुष हो रहा है। और दूसरा जो हमारा वो है युष्मत्। अब ये मैंने एक जो वाक्य उत्तम का होता है शायद, वो, हाँ, धन्यवाद। मिसमैच हो गया कुछ। ठीक है, तो क्या है? उत्तम। मैं उसको प्रथम लेके था, तो यहाँ पे क्या है? मध्यम। ठीक है। तो ये रहा आपके सामने। अब क्या होता है, ये नहीं सोचना कि जब अहम या त्वम युवाम यूयम अहम आवाम वयम, इन शब्दों का प्रयोग होगा, तभी हमने क्या करना है? मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष का प्रयोग करना है, ये नहीं सोचना। हमने सिर्फ यदि लिखा हो ना, जैसे कि अब जैसे एक रूप बनता है, करोति कुरतः कुर्वन्ति करोषि कुरत, इसको छोड़ते हैं, पठसी। तो ये बनता है पठसी। तो जैसे ही आपने सुना ना पठसी, एक वाक्य देखो क्या होता है, वाक्य अलग होता है। अभी हम सिर्फ इस पे देखते हैं कि कहीं पर आपने लिखा हुआ बोला गया पठसी लिखा है, तो पठसी का क्या आपने अर्थ करना है? पठसी का अर्थ करना है तू पढ़ता है, ये अर्थ करना है। अब यहाँ पे तू यानी त्वम पठसी तो लिखा है नहीं, तो यहाँ पे पठसी से मात्र त्वम का ग्रहण हो जाएगा। तो हाँ, पठसी मात्र से ही त्वम का ग्रहण हो जाएगा। यही आपने अर्थ किसमें लेना है? अस्मत् के अंदर लेना है। तो जब आपने पढ़ा पठामी, तो पठामी से आपको ये पता चल जाएगा, या फिर जो भी पढ़ने वाला है उसको पता चल जाएगा कि मैं पढ़ता हूँ इत्यादि। ठीक है। हम्म। तो ये है, जैसे अगर कोई लिखा हुआ है पठावह, तो आपने इसका अर्थ सीधा कर लेना है कि हम सब पढ़ते हैं। तो अब ये याद रखना है, ये बताना जरूरी था। अब जैसे मैंने आपको ये एक्सप्लेन करा ना, तो जब हम बड़े लेवल्स में सूत्रों का अध्ययन करते हैं, जैसे लघु सिद्धांत इत्यादि या फिर वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी से, तो हम सूत्रों का सीधा अर्थ लेते हैं। और मैंने ये जो अभी आपको एक्सप्लेन करा था, वो सूत्र ने बताया सब कुछ। तो सूत्र किसने रचे? पाणिनि जी ने। तो पाणिनि जी ने इस प्रकार अष्टाध्यायी नामक ग्रंथ में सूत्रों की रचना करके पूरे व्याकरण शास्त्र को रचा। तो ये मैंने आपको समझा दिया। ठीक है। तो आगे क्या आता है? मैं पढ़ता हूँ, तो अहम पठामी। ठीक है। मैं पाठशाला जाता हूँ, अहम पाठशालाम गच्छामि। तो अब आपको ये भी देखना है कि यहाँ पे पाठशालाम क्यों हुआ। तो आपने वो लाइन हमेशा भी याद रखनी है कि जाने की क्रिया के द्वारा, ठीक है, जाने की क्रिया के द्वारा कर्ता यानी मैं, उसको सबसे ज्यादा इष्ट या डिजायर्ड क्या है? इष्ट, मैंने इष्ट के साथ में डिजायर्ड इसलिए बोलता हूँ, इष्ट शब्द कठिन हो जाता है कि आपको इष्ट क्या है। मतलब कोई व्यक्ति अगर आपके पास आया, तो आप उससे बोलोगे कि आपको यहाँ आने का क्या प्रयोजन है, आपको इष्ट क्या है, तो वैसे ही इष्ट का वो अर्थ होता है डिजायर्डनेस या फिर इत्यादि, वैसे करके।
आवाज धीरे कर लो पापा, कितनी बार क्लास में। तो ऐसे ठीक है। तो क्या आ रहा है, अहम पाठशाला, तो जाने की क्रिया में कर्म क्या हो गया, पाठशाला इत्यादि, ऐसे बन गए रूप। तो पाठशाला में पहले उसकी हो गई कर्म संज्ञा, और कर्मणि द्वितीया इस सूत्र के द्वारा क्या हो गया, द्वितीय विधान हो गया। अब आगे देखते हैं, मैं खेल देखता हूँ, तो अहम क्रीडाम पश्यामि, वही है। खेलने की क्रिया के द्वारा कर्ता को सबसे अधिक इष्ट क्या है, क्रीडा। देखो ये नहीं है क्रीड़ा विभाग बोला गया आज, हाँ। मेरी किसी व्यक्ति से बात हो रही थी, उसने मुझे बोला क्रीड़ा विभाग कहाँ है। तो हिंदी में होगा क्रीड़ा, लेकिन संस्कृत में क्रीडा, जैसे डमरू होता है ना, वैसे ही क्रीडा ये है। फिर आता है, मैं फूल सूंघता हूँ, अहम पुष्पम जिघ्रामि, जिघ्रामि क्या, जिघ्रामि। तो यहाँ पर कौन सी धातु थी प्रांजल, सूंघने वाली। अरे लट लकार तो है, इसकी धातु कौन सी है। ये तो उसका गण हो गया धातु का, मतलब एड्रेस दे दे रही हो ना। उत्तम पुरुष एक वचन, ये भी इसका एड्रेस हो गया। मूल धातु क्या है। हाँ, तो घ्रा धातु है, घ्रा नहीं घ्रा। तो घ्रा धातु का लट पुरुष में लट, लट का लकार में बनता है झिकृति झिकृतः। अब हम जब पांच लकार पढ़ेंगे ना, तो वहां पे एक लकार ऐसा आएगा जहाँ पे सबसे अलग रूप बनेगा, वो भविष्य काल वाला, जो आज उसमें धीरे धीरे इंट्रोडक्शन दूंगा उसके अंदर, क्योंकि उसको पूरा समझाना पड़ेगा, पैटर्न से देखेंगे। तो पहले के धातु याद रखना, आगे बहुत लाभदायक होंगे। मैं वहां से आता हूँ, अहम आगच्छामि ततः। देखो, तो यहाँ पर किसी को समस्या है कि मैंने ऐसे उल्टा पुल्टा लिख दिया, अहम आगच्छामि ततः। ठीक है। तो ततः यानी वहां से, और आगच्छामि वही हो गया जो लिखा था वहां पे नियम, अचहीनम परेण संयोज्यम, मतलब जो ऐसे लिपि से एरिया बचता है सीधा। मैं यहाँ बैठता हूँ, यहाँ यानी अत्र, अहम अत्र सीदामी। देखो एक धातु हमने पढ़ी सद धातु, सद को सीध आदेश हो जाता है, आदेश मैंने आपको बता दिया। हटा के बैठ जाना, दो बेंचेस पे एक बेंचेस पे दो व्यक्ति बैठे हैं, उनको आके हटा के बैठ गया तीसरा व्यक्ति, इसको क्या बोलोगे, आदेश। तो जैसे गम को क्या आदेश हो जाता है, गच्छ, ऐसे। तो मैं लता देखता हूँ, अहम लताम पश्यामि, अब वही है, सेम सदृश। मैं जल पीता हूँ, अहम जलम पिबामी। मैं सत्य बोलता हूँ, अहम सत्यम वदामी। तो यहाँ तक किसी को कोई समस्या, जो उसने क्या कहते हैं अपने गृह कार्य में करा हो, तो बताइए माइक ओपन करके शीघ्र, अन्यथा आगे चलते हैं, ये भेज दीजिए वरना। ठीक है। तो आगे क्या है, नहीं होता। तीसरे, किसका प्रभाव पड़ता है। तो जैसे अगर हम साधारण वाक्य में बोला जाए ना, तो मेरे को तो नहीं लगता परिवर्तित होता है। इंग्लिश और हिंदी जैसी अन्य भाषाओं में तो हो जाता है, परंतु यह है कि जो हमारा यहाँ पे कर्ता के अनुसार ही क्रिया हो रही है, तो अर्थ नहीं बदल सकता। ततः का अर्थ ही है वहां से, अहम आगच्छामि ततः, जैसे मैंने यहाँ पे करा, तो अहम के अनुसार ही आगच्छामि लिखा गया है। उत्तम पुरुष का प्रयोग एक वचन है, तो ये तो उसके साथ में समन्वय बैठ गया, ततः अन्वय ही दिख रहा है, अव्यय ही दिख रहा है। तो ऐसे अर्थ का तो मेरे दृष्टिकोण में नहीं पड़ता। अब देखो, एक होती है फेक न्यूज और एक होती है ऑथेंटिक। अब मैं अगर बताऊं या ना बताऊं, इस विषय पे मैं 100% कंफर्म तो नहीं हूँ, परंतु जैसा मैंने एक देखा था कि जैसे नासा के अंदर इस भाषा का प्रयोग होता है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में भेजने के लिए, क्या, मैसेजेस। क्यों, क्योंकि संस्कृत के जो शब्द है वो आगे पीछे भी हो जाते हैं, तो अर्थ नहीं बदलता उससे।
तो ये एक था, क्योंकि आप जब भेजते हो ना वहां पे, तो ये कुछ होता है उसमें कुछ पैटर्न से, इसलिए उसका प्रयोग होता है। अब ये मैं नहीं कह रहा ये ऑथेंटिक है या फेक, लेकिन एक वो तथ्य हो गया, अगर उसको पक्ष माने या प्रमाण माने। अन्यथा ये भी है कि ऐसा नहीं होता, आप आगे पीछे कर सकते हो। अगर बालकः गच्छति है तो गच्छति ही आएगा बालकः के साथ। और अगर आप कुछ और कर ही नहीं सकते, यदि आपने कुछ और करा है ना, तो उसका अन्वय उसके साथ नहीं बैठेगा। जैसे कि अगर आप ये कर रहे हो, आप क्या करते हो, आप लिख देते हो बालकः हसतः, बालकः हसन्ति, और बालकाः हसति, हसति च। अगर आप ऐसे वाक्य का निर्माण करते हो जिसमें दो कर्ता है दो क्रिया है, तब भी यहाँ पे एक अन्वय बैठ जाता है। अन्वय बैठने से ये पता चल जाएगा कि बालकः हसति होगा और हसन्ति वहां का है, तो यहाँ से भी अर्थ का प्रतिपादन तो हो ही जाएगा। तो यहाँ पे भी अनिष्ट नहीं बनेगा, क्योंकि जानने वाला तो समझ ही जाएगा च का प्रयोग है ही आगे। तो ऐसा तो नहीं होता। बाकी अगर कुछ हो तो आप बताना फिर आगे, उदाहरण सहित। तो अस्तु आगे चलते हैं। हम दोनों कहाँ से आते हैं? हम दोनों इत्युक्ते किम? आवाम। और कहाँ से? कुतः आगच्छावः। तो वही, जिस प्रकार करता है उसी प्रकार क्रिया हुई। द्विवचन की क्रिया है उत्तम पुरुष की, वैसे ही क्रिया वैसे ही कर्ता या क्रिया एक दोनों। हम दोनों वहां से आते हैं। अब कहाँ से था वो? तो कुतः, और वहां से यानी ततः। सेम। हम दोनों जल पीते हैं। आवाम जलम पिबावः। हम दोनों राजा को देखते हैं। ठीक है, हम दोनों जल पीते हैं। आवाम जलम पिबावः, और हम दोनों राजा को देखते हैं। आवाम नृपम पश्यावः। तो इस प्रकार ये रूप चल गए। अब पश्यावह का अर्थ आपको पता ही होगा, पश्यत। अब रूप आपको याद हो गए तो आपको प्रयोग भी सिद्धि यहाँ पे देखनी है। तो वहां पे हमने अभी क्या देखा? हमने एक वचन का प्रयोग देखा, और अभी हमने क्या देखा? द्विवचन से प्रयोगम। ठीक है। तो अधुना अग्रे चलामः। आगे क्या है? हम सब विद्या पढ़ते हैं। कुत्र और कुतः एक ही है। कुत्र का अर्थ होता है कहाँ, और कुतः का अर्थ होता है कहाँ से। ठीक है, ये है। तो अब क्या है, जैसे कि कुतः है ना, तो आप यहाँ मान सकते हो कि यहाँ पे पंचमी विभक्ति है। अब अंदर नहीं जाएंगे कौन सा प्रत्यय हो रहा है इत्यादि, बस मान लो पंचमी विभक्ति है। पंचमी का क्या अर्थ होता है? अपादान से। तो जहाँ पे भी आप ततः, कुतः, यतः, और ऐसे चार वो बनते हैं, अगर आप जहाँ पे भी ये देखो तो वहां पे से ही अर्थ होगा, पंचमी विभक्ति लगेगी, बस आप ये देखो। ठीक है। तो पुत्र का अर्थ होता है कहाँ, और कुतः का अर्थ होता है कहाँ से। पंचमी विभक्ति है, परंतु उसका वो नहीं करना कि क्या वो है क्या, ऐसे ऐसे। ठीक है। तो ये देखते हैं आगे क्या है। तो हम सब विद्या पढ़ते हैं। वयम विद्याम पठामह। जैसे कि वयम है तो वहां पे पठामह का प्रयोग हो गया, बहुवचन। हम सब ईश्वर को नमस्कार करते हैं। तो जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, वयम ईश्वरम। देखो यहाँ पे क्या आएगा? वयम ईश्वरम, ईश्वरम नहीं है, ईश्वरम नमामः। हमारी धातु क्या थी? नम धातु थी, उसका नमामः रूप बन गया बहुवचन में। तो हम सब सूंघते हैं। तो अब देखो यहाँ पे अंतर, दो वाक्य एक्स्ट्रा मिलेंगे, वैसे ये था नहीं लेकिन मैंने बना दिया। हम सब सूंघते हैं। तो सूंघने की धातु क्या है? घ्रा। और घ्रा को लट लकार में क्या रूप चलते हैं? जिघ्रति, जिघ्रतः, जिघ्रन्ति। उसका उत्तम पुरुष बहुवचन में क्या रूप बनेगा? जिघ्रामः। तो जैसा आपको दिख रहा होगा, तो वयम जिघ्रामः इत्यादि आपका रूप सिद्ध हो गया। तो अब आगे देखते हैं क्या है। तो हम सब फूल सूंघते हैं। तो वयम पुष्पम, हाँ यहाँ पे आपको ये दिख रहा होगा, पुष्पम जिघ्रामः। तो जैसे ही हमारे को कर्म की प्राप्ति हो गई, हमने वहां पे कर्म संज्ञा के बाद हमने उसका द्वितीय द्वितीय विभक्ति का प्रयोग कर लिया। तो वहां पे कर्म नहीं था 19वें वाक्य में, हम सब सूंघते हैं। वहां पे क्या था? वहां पे था कर्ता, और वहां पे थी क्रिया। वैसे ही जो दूसरा है वो क्या है? हम सब फूल सूंघते हैं। यहाँ पे हमारे को क्या प्राप्त हो रहा है? कर्म प्राप्त हो रहा है, इसलिए पुष्पम लिखा गया।
यदि ये होता ना हम सब बहुत सारे फूल सूंघते हैं, तब होता वयम पुष्पाणि जिघ्रामः। कर्म का कर्ता से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर वयम यानी बहुवचन में करता है तो ये हो सकता है कि बहुत सारे लोग एक ही फूल सूंघ रहे हों, लेकिन जो आपका बोलने का अभिप्राय है, जो वाक्य आपने अनुवाद करना है दोनों परिस्थितियों में, तो आपको वहां पे देखना पड़ेगा कि आप कि वहां पे कर्म क्या है, कर्म एक वचन है, द्विवचन है या बहुवचन है। और यहाँ पे हमारे को कर्म क्या दिख रहा है, एक वचन दिख रहा है, इसलिए वहां पे हमने पुष्पम लिखा। यदि ये होता हम सब बहुत सब सारे फूल सूंघते हैं तो क्या होता, वयम पुष्पम नहीं वयम पुष्पाणि जिघ्रामः। तो हम सब बालिका की रक्षा करते हैं, वयम बालिकाम रक्षामः। अगर यहाँ पे बालिकाएं होता तो यहाँ पे क्या रूप बनता आनंद जी, यहाँ अगर बालिकाएं होता तो। तो अच्छी थोड़ा बालिका। हम्म, ठीक है, वो भी ठीक। तो वयम बालिका रक्षामः। अब वहां पे अब आपको देखना पड़ेगा कि अगर सपोज, तभी मैंने अब यहाँ पे ये प्रश्न उठाया कि यदि अगर हम ये सोचे कि वहां पर बालिका उधर भी बन रहा है और बालिका उधर भी बन रहा है, तो कैसे आप उसमें अंतर लाएंगे। तो आपको वाक्य पढ़ के पता लगाना पड़ेगा कि वहां पर एक वचन है बालिका में, या फिर या फिर क्या कहते हैं प्रथमा है बालिका। तो वही बात है, द्वितीय का ही प्रयोग होगा, क्योंकि कर्म हो गया तो कर्म के प्रयोग से वहां पे द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हो जाएगा, कोई अंतर नहीं आएगा। बस ये कर्म के उसके ऊपर था, किसके ऊपर, कर्म के वचन और इत्यादि, वचन यानी एक वचन द्विवचन बहुवचन, तो उस पे था वो, बस पिछले पॉइंट क्लियर करना था। तो ये तो हो गया हमारा अभ्यास। अब अब हमने तीन अभ्यास के अंदर क्या क्या पढ़ लिया, हमने पढ़ लिया तद ये सर्वनाम, जिसके रूप चलते हैं साह तौ से। और उसके बाद हमने पढ़ा युष्मत ये सर्वनाम और अस्मत ये सर्वनाम। तो तद का प्रयोग उन्होंने इसलिए दिया था ताकि आप प्रथम पुरुष का प्रयोग करना सीखें। और मैंने जो आपको नियम बताया ना, अब आपने वो याद ही रखना है कि जो मध्यम पुरुष या फिर जो उत्तम पुरुष है उनका प्रयोग कैसे कैसे होगा, ये अब आपने याद ही रखना है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। ये जैसे आपको दिख रहा होगा यहाँ क्या है, भाद आज क्या तिथि है, तो एक बार तिथि तो अब तिथि तो तृतीया लग चुकी है, लेकिन अभी द्वितीया ही चलेगी सूर्योदय के अनुसार। तो भाद्रपद मास की, तो इसे हम क्या बोल सकते हैं, भाद्रपद मास से शुक्ल पक्षे द्वितीया तिथि, तिथि ही ऐसे होना चाहिए। तो सोमवासर अस्ति, तो क्या भाद्रपद मास से शुक्ल पक्षे द्वितीया तिथि। तो अब हम आज देखेंगे फलानी क्या होता है। इस पुस्तक के अंदर शब्दकोश बहुत अच्छा दे रखा है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग चिंतन भी करें ताकि एक तरफ से बेस रेडी हो जाए, तो उसी में से लेंगे। तो अब यहाँ पे 30 फलों के नाम दिए गए हैं तीनों भाषाओं के अंदर, संस्कृत हिंदी इंग्लिश, जैसा आपको दिख रहा होगा। तो उस पर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। अब ये क्या है, अब आपने इसका प्रयोग कैसे करना देखो। अब आपने इसका प्रयोग ऐसे करना है कि वाक्य जो आपको, ठीक है वाक्य मैं भेजूंगा अभी अभी 30 जैसे ग्रुप में दिख रहा होगा, पर आपको क्या प्रयोग करना है, अब आपको ये देखना है कि आप जब रसोई में हो या फिर दिखाएं या देखें, तो आपने चिंतन करना है इस फल का क्या नाम होगा। तो जब आप टमाटर को देखते हो तब आपके मन में जो टोमेटो इत्यादि शब्द है वो आ तो जाएगा, लेकिन अब आपके मन में रक्त फलम इत्यादि शब्द भी आना ही चाहिए, क्योंकि टमाटर एक फल है ना कि सब्जी। तो रक्त शाकम नहीं होगा, रक्त फलम होगा। तो ये होता है, तो ऐसे हमने प्रयोग करना है। तो ये अब आपने खुद से चिंतन करना। दिक्कत क्या बोले, भाषा अगर आपने मुख पर लानी है तो सबसे पहली बात है चिंतन करना, और यही है कि अगर आपने चिंतन करना एतत् किम, एतत् रक्त फलम, ये क्या है, ऐसे प्रयोग करना है। और यदि पुल्लिंग में है तो एषः बालकः जैसे होता है, वैसे ही खुद संस्कृत में गुनगुनाना, या कह सकते हो
इसको खुद संस्कृत में चिंतन करना। कोई वार्ता करने वाला हर जगह तो स्थान में नहीं मिलता जिससे आप प्रतिदिन वार्ता कर सको। अगर ऐसे उपलब्धता है तो बहुत आनंद की बात है, परंतु नहीं होती ज्यादातर। तो खुद से चिंतन करना और सुनना भाषा को। यूट्यूब है एक संस्कृत मूवीज करके प्लेलिस्ट है, शेयर कर दूंगा कहोगे तो, और वो भी देख के ऐसे आप कर सकते हो। तो धीरे धीरे ऐसे ही भाषा आएगी, और कोई तरीका नहीं है। जिस प्रकार एक छोटा शिशु भाषा को सुनता है तभी आती है। तो यहाँ क्या है, आम्रम। तो आम्रम यानी आम, मैंगो इत्यादि। फिर आता है यहाँ पे जम्बीरम लिखा हुआ है, देखो। तो अब आपको जम्बीरम जैसे लिखा है ना, जम्बीरम यानी नींबू, तो नींबू पानी को क्या बोल सकते हैं, जम्बीर जलम। तो आप लेमोनेड को क्या बोल सकते हो, जम्बीर जलम। तो नींबू जाके लेमन लिखा हुआ है। फिर क्या आता है, कलिंगम। कलिंगम इत्युक्ते किम, तरबूज। वाटरमेलन है ही। जम्बू फलम, जामुन। मधुकर्कटी, देखो मधुकर्कटी, वहां पे टकार के बाद जो इकार है वो क्या है, दीर्घ। ये है मधुकर्कटी। फिर आगे आता है कदली फलम, ये तो बहुत सामान्य है, सबको पता ही है, केला। फिर है सेवम, जो है सेब। नारंग फलम यानी संतरा। वैसे इसका नाम नारंग भी होता है, लेकिन नारंग फलम बोले तो ठीक है। संतरा यानी ऑरेंज। तो अगर कोई बोले ऑरेंज का क्या नाम होता है, तो आधे लोगों को संतरा, ठीक है वो ऑरेंज बोल देते हैं, कोई नहीं। आगे क्या है, द्राक्षा। तो द्राक्षा को क्या महोदय, कलिंग उड़ीसा को भी बोलते हैं। बिल्कुल बोलते हैं, वो तो बोलते ही हैं। तो जैसे यहाँ क्या लिखा हुआ है, कलिंगम लिखा है। तो हाँ, तो भेद कैसे होगा, भेद ऐसे होगा वाक्य को पढ़ के। अब देखो, एक ही शब्द के बहुत अनेक अर्थ हो जाते हैं। आप किस अर्थ में उससे प्रत्यय कर रहे हो ये मैटर करता है। तभी तो मैंने आपको बोला, वो उदाहरण आज इसलिए ही दे दिया कि आपका एक ही शब्द ना अनेक अर्थों में आएगा, परंतु किस अर्थ का ग्रहण वहां पे होगा तो वो आपको देखना पड़ेगा। तो यही है सामान्य वाक्य में। अब मैं अगर आपको बोलूं, अपने अपने कर से अपने कर से जल ला के दो, तो अब आप कर का मतलब यहाँ पे टैक्स थोड़ी ना लोगे, आप कर यानी हाथ लोगे ना। तो वही है, आपने भाषा को समझा। तो ऐसे ही, तो कर का अर्थ तो टैक्स भी होता है कि इतना आए, इतने इतने आए पे इतना कर देना पड़ेगा। तो ऐसे भाषा से समझना पड़ता है कि क्या बोलने का अभिप्राय है। तो आगे क्या है, द्राक्षा। द्राक्षा का अर्थ होता है अंगूर, ग्रेप्स। अब देखो, ये तो आप लोगों को पता ही होगा कि पद, तो पद संजय भी हाँ मान सकते हैं, ठीक है। अच्छा, तो अब आपको ये पता ही होगा कि किशमिश कैसे बनती है, अंगूरों को सुखा के। तो इसलिए उसका क्या नाम हो गया, शुष्क द्राक्षा। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, रेसिन्स, और आगे उस पर ग्रेप्स लिखा हुआ है ऊपर। तो इसको पढ़िए आनंद जी एक बार, किशमिश को संस्कृत में। अरे सिर्फ किशमिश का ही संस्कृत का नाम लेना है। फिर से लो एक बार। हाँ तो करो तू ना, यदि त्रुटि भवति तदा किमपि समस्या नास्ति वदतु। ठीक। तो अब यहाँ पे भाषण मतलब, ठीक है, अंकुर इसका उच्चारण करो। द्राक्षा, ठीक है। तो शुष्क द्राक्षा। अब थोड़ी सी जीभ जल्दी गवानी है, शुष्क द्राक्षा, कोई नहीं। तो ऐसे करना है अभ्यास। फिर आता है रक्तफलम यानी टमाटर। फिर है पनसम यानी कटहल। तो कटहल का ही दूसरा नाम शायद से सीताफल होता है क्या, एक बार बता दो लिख के। यही होता है। तो पनसम का अर्थ है कटहल यानी जैकफ्रूट। फिर आगे जैकफ्रूट, कितना अच्छा नाम है। फिर आगे आता है खरजूरम यानी खजूर। अनानसम यानी अनानास। अब देखो, ये जो अनानसम है ना, ये भी अनानास से ही लिया गया है। पूरे विश्व में ये जो अनानास शब्द होता है,
मतलब जो फ्रूट होता है उसके सिर्फ दो नाम है, या तो पाइनएप्पल या तो अनानास। क्योंकि ये पुर्तगीज और स्पेनिश ओरिजिन का आता है, यानी पुर्तगाल या फिर स्पेन से। तो संस्कृत में भी अनानासम ही बोला जाएगा, और कोई भी स्थान पे चले जाओ इन दोनों का यही दो नाम पाया जाएगा। तो फिर आगे आता है ये जो है ना पोमीग्रेनेट अनार, इसको क्या बोलेंगे? दाडी मम। आपको इसको ना दाढ़ी मम ना बोले, इसको बोलेंगे दाडी मम। अब मैंने जैसा आपको ये बताया ना, तो इसका प्रयोजन यही है कि आप कुछ चिंतन करो। क्योंकि कल मैं अगर आपको बताऊं, कल का ही विषय बताऊं, तो घर में बात कि अनार लाया या नहीं लाया, ऐसी बात थी। मेरे मन मैंने पूछा कि पापा अनार को इंग्लिश में क्या कहते हैं? वो पापा कहते नहीं। मैं कहा संस्कृत बताऊं, कहते इंग्लिश में नहीं पता, संस्कृत में कैसे पता? वो आगे चलो उल्टा हो गया यहाँ से। तो मैंने वही फिर मैंने बोला कि इसमें पोमीग्रेनेट और दाढ़ी में। क्यों? मैंने चिंतन करा, चिंतन करके मुझे याद आ गया, हाँ मैंने पढ़ा था एक बार। तो यदि आप प्रयोग अनुवाद में जाओ, इसका लक्ष्य क्या है अंतिम? कि आप 3-4 महीने बाद या फिर किसी संगोष्ठी में जाओ, या फिर संस्कृत भारती के किसी कार्यक्रम में जाओ जहाँ पे संगोष्ठी लगी हो संस्कृत की, आपका वो बन जाएगा क्या बेस। फिर आप वहां पे जाके बोल सकते हो, अपने आप ही बाहर आने लगेगा, वो आपको खुद दिखेगा एक दिन के अंदर ही। फिर आगे क्या है? आंवला, हाँ इंडियन गूसबेरी यानी आमलकम, कोई आमलकम ना बोले, देखो आमलकम। फिर आगे आता है नारिकेलम यानी नारियल। फिर है अंजीरम, अंजीर फिक्स। अमृत फलम यानी अमरूद, गुआवा, और भी नाम हो सकते हैं वो अब मैं आपको वेबसाइट भेज दूंगा। फिर आगे आता है खरबूजम, खरबूजम, हाँ खरबूज। अब हमारे यहाँ पे नुक्ता नहीं होता, वो मैं अभी बताता हूँ क्या होता है। अब आपने आड़ू खाया होगा, आड़ू, उसको क्या बोलते हैं? आर्द्रालू। ये लिखा, आर्द्रालू। और इसका संस्कृत में क्या नाम है? पीचिस। ठीक है, तो आड़ू तो खाया ही होगा लगभग, दिल्ली में तो बहुत मिलता है। तो अब यहाँ पे एक बात आती है खरबूज की, तो उस पर चेक करते हैं नुक्ता होता क्या है। खरबूज, ये जो लिखा है ये लिखा है खरबूज। ठीक है। अब जब इस पे ये साइन लग जाएगा ना, ये वाला, तो ये क्या हो गया? खरबूज। एक है ज, एक है ज, मच्छर वाला जी। तो खरबूज और खरबूज। तो ये जो साइन होता है पकार के ऊपर, ठीक है, और जकार के ऊपर, इसको क्या बोलते हैं? नुक्ता, नुक्ता ही बोलते हैं। ठीक है। तो ये क्यों होता है? अरबी और पर्शियन, फारसी का, अरबी और फारसी भाषाओं से जो शब्द आए, जिनका हम संस्कृत में वो नहीं कर सके, क्या नहीं कर सके? फ्रांस मतलब ग्रहण नहीं कर सकते, तो उन शब्दों की उसके लिए। तो खरबूज जो है ये वहीं से आया होगा फिर। तो हम उसको खरबूज को क्या बोलते हैं? खरबूजम। अब हमने नुक्ता संस्कृत में गिरा दिया, क्योंकि संस्कृत में नुक्ता है ही नहीं। तो यानी मस्क मेलन। अब आपको यहाँ दिख रहा होगा अकारांत नपुंसक लिंगी है, क्योंकि हमारे यहाँ नहीं थे ये फल। हारदरालू तो था ही, लेकिन ये खरबूजम थोड़ी ना था। बस वो तो उठाया वहां से शब्द। अब आपको इसकी सिद्धि व्याकरण से हो सकती है। तो जो पाणिनि जी ने तीसरा या चौथा ग्रंथ लिखा था ना, जिसका नाम था उणादि पाठ, उसके अंदर इतने सारे प्रत्ययों की गणना करी हुई है। अरे देखो वहाँ, ठीक है, ये भी बात है कि हमने गिरा दिया या उन्होंने एक्स्ट्रा लगा दिया, लेकिन अब यही कहते हैं ना, देखो स्थान के अनुसार भी नई भाषाएं पनपती है। और नई भाषाओं में क्या क्या शब्द होते हैं वो भी उस स्थान की ज्योग्राफी के आधार पर, मतलब ज्योग्राफी बोला जाए तो वही का क्या, कैसा पठार है या फिर प्लेस है, उस पर भी मैटर करता है। तो मेरा तो यही मानना है कि उनकी भाषा होगी अलग, हाँ वो अगर पक्ष अलग माना जाए कि संस्कृत भाषा सबकी जननी है, वो ठीक है, अलग है। पर वही है, दोनों पक्ष लेना चाहिए। तो हम्म, तो ये हो गए 30 फल। तो इसको एक बार अध्ययन करके प्रयास करना, धीरे धीरे ही आएगा याद। अब क्या है, अधिक तो है नहीं कठिन। अंजीर को क्या है, अंजीर हम ही तो बोल रहे हैं, इंग्लिश में भी याद कर लोगे तो, और वोकैबलरी और अच्छी हो जाएगी। तो वोकैबलरी इत्युक्ते किम शब्दकोशः। ठीक है, इत्युक्ते का अर्थ होता है मीनिंग। तो अब चलते हैं सुभाषितम पे। अब ये मैंने क्यों बताया, क्योंकि अब मोटिवेशन देने की आवश्यकता है। बैच चालू हो गया है और दूसरे तीसरे स्टेप पे पहुंच चुके हैं, तो अब मोटिवेशन देते हैं। तो क्या लिखा है, पढ़ता हूँ। शनैः ही पंथाः, या फिर किससे पढ़ाया जाए? सोनल जी आप लिख के एक बार बता दो कि आप पढ़ सकते हो या नहीं।
तो और कौन है यहाँ पे? ठीक है, पावनी एक बार पढ़ो इस श्लोक को। अच्छा, अरे सोनल जी ने बताया। ठीक है, तो उच्चारण ठीक है। हाँ, तो आप उच्चारण कर दो एक बार फिर। ठीक है, तो ये सुभाषितम है। सुभाषित का सुभाषितम शब्द का अर्थ होता है अच्छा बोला गया या सुखी। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपको ये सु दिख रहा है, तो ये चलो ठीक है, हम उसकी व्युत्पत्ति पे नहीं आते, मतलब अच्छा बोला गया या अच्छे बोला गया ऐसे हो जाता है। ठीक है, तो आगे क्या है? पढ़ रहा हूँ। शनैः पंथाः, शनैः पंथाः, शनैः पर्वतलङ्घनम्, शनैः पर्वतलङ्घनम्, शनैः विद्या, शनैः वित्तम्, पञ्चैतानि शनैः शनैः। अब ये क्या? तो यहाँ पे जो लिखा है ना, जहाँ पे अटक रहे थे सर, लंघनम, अब क्या होता है? ये लिखा, ये लिखा है, बिंदु पर हो गई। पर मैंने आपको बताया था संस्कृत भाषा के अंदर बिंदु ऐसे नहीं लिखते, ये असाधु है, यानी ये त्रुटि है। तो जो एआई की मदद, एआई से जो अनुवाद करवाते हैं, जो एआई से लिखवा लेते हैं, आपको वहां पे ये अनुस्वार दिखने वाला है सब जगह, क्योंकि अभी चैट जीपीटी को अनुस्वार लगाना नहीं आता। तो हो सकता है भविष्य काल में आ जाए। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? चैट जीपीटी ऐसे लिख देगा, पर ये पूर्ण रूप से अशुद्ध है, इसको ऐसे ही लिख सकते हैं हम। अब ये प्रश्न आता है कि संस्कृत भाषा में इसका क्या प्रयोग है? इसका ये प्रयोग है कि ये पंच नहीं होता, ये क्या होता है? ठीक है, तो ऐसे होता है। अब वहाँ क्या लिखा हुआ है? लंघनम, लंघनम ऐसे लिख सकते हैं क्या? बिंदु लगा दो? नहीं, ऐसे नहीं लिख सकते, इसको ऐसे ही लिखना पड़ेगा। यहाँ पे इसे क्या पढ़ेंगे? ङ, अंगा नहीं पढ़ेंगे, ङ, नासिका पे हाथ रख के ङ, या ङ ऐसे करके आ जाएगा। फिर नीचे मैंने आपको बताया था देवनागरी में कैसे सपोर्ट करने के लिए आ जाते हैं, और तो ये रहा ऐसे लंघनम, जैसे गंगा लिखते हैं हम लोग। तो वो भी प्रयोजन ये था इसके अंदर लिखने का। अब वो गा है, वहां पे गकार है। ठीक है, अब देखते हैं श्लोक का अर्थ। तो ये जो श्लोक है ये बताने के लिए भी है, ये कभी सेल्फ मोटिवेशन के लिए। अब ये अर्थ पे ना जाते हुए सीधा वो देखते हैं क्या है। अगर वैसे लेंगे तो कुछ नहीं होगा। रास्ता धीरे धीरे चलना चाहिए, कोई कोई कला में निपुणता धीरे होती है, कोई और धीरे धीरे ही पर्वत का लंघन होता है। धीरे धीरे विद्या और धन आती है या आता है। अभिप्राय ये कार्य धीरे धीरे ही होते हैं। तो यहाँ पे शनैः ही विद्या वाला पॉइंट है, वही मुख्य है कि बात यही आती है कि जो जीवन के अंदर कला है, जैसे कंठाह का अर्थ है किसी कला में निपुणता या कौशलता बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये शनैः धीरे धीरे ही आते हैं। और जैसे मोटिवेशन की चर्चा हमने करी ही, तो ये आपने देखना ही है, होता यही है कि ऐसा नहीं होता कि एक दिन के अंदर विद्या आ जाएगी या एक दिन के अंदर वित्तम यानी पैसा एकत्रित हो जाएगा। तो जैसे बोला गया है, रोम वॉजंट बिल्ट इन वन डे, शायद यही उक्ति है इंग्लिश वाली। तो वैसे ही हम इसको संस्कृत का अगर याद है किसी को तो लिख दो, रोम वॉजंट बिल्ट इन वन डे, या हर दिन वहाँ पे ब्रिक रखी गई थी, ऐसी एक उक्ति है इंग्लिश में। तो वैसे ही ये एक सुभाषित है या सुभाषितानी है। तो इसको याद करेंगे तो आप बोल भी सकते हैं कि जब किसी के सामने भी, तो सही रहेगा। पढ़ रहा हूँ। शनैः पंथाः, शनैः कंथाः, शनैः पर्वतलङ्घनम्, शनैः विद्या, शनैः वित्तम्, पञ्चैतानि शनैः शनैः। बस यही धीरे धीरे आएगी क्या? विद्या। चौथा पॉइंट है विद्या। तो जैसे आप यहाँ पे देख रहे होगे, यहाँ क्या लिखा है? वित्तम और विद्या। वित्तम क्या है? अकारांत पुल्लिंग शब्द,
और विद्या क्या है? आकारांत पुल्लिंग, आकारांत स्त्रीलिंग शब्द इत्यादि। तो ये हो गई हमारी सुभाषितानी। अब बढ़ते हैं आज के अभ्यास की तरफ, जिसके अंदर मैंने आपको एक छोटा सा कार्य दिया है और हम प्रवेश कर रहे हैं लकारों में। तो 10 लकार याद है आपको? क्या नाम है प्रांजल जी? 10 लकार कौन कौन से हैं? जानती बा? अत्रैव ना? हाँ, ठीक है। क्या नाम है सृष्टि जी, 10 लकार आपको याद है? किम भवत? अरे, वदतु किंचित कोपि। तो ठीक है। तो बाकी क्या बचा? आनंद जी याद है आपको 10 लकार? याद है तो बोल दो कुछ कुछ। ठीक है, कोई नहीं, 7 8 तक पहुंचे। विधिलिंग, विधिलिंग, आशीर्लिंग। तो ठीक है, तो 9 हो गए लगभग, एक रह गया। देखते हैं। कोई नहीं, कोई नहीं। सृष्टि आपको पता है? बोलूं तो? नहीं, एक रह गया। रिंग बोला आपने? ठीक। तो आप, अच्छा है, छोड़ो। सीढ़ी में होते तो लट लिट लुट लिट लेट लोट लंग लिंग लुंग लिंग। तेषु पंचमो लकार छंदो मात्र गोचर। आगे जो लघु सिद्धांत कौमुदी की लाइन हमने देखी, तो उसमें से हम 5 पढ़ने वाले हैं, जो आपके सामने लिखा है। लट, लंग, लृट, लोट और विधिलिंग। जिसमें से लट वर्तमान, लंग भूतकाल, लृट भविष्य काल और लोट और विधिलिंग एक अर्थ में आते हैं, वो अभी देखते हैं। तो अब पूछता वो, अब याद, ठीक है, याद हुआ, अच्छी बात है। अभी गण के हमने 10 गण पढ़े थे, उसमें से एक गण आने वाला है तनादि गण। तो धातवः यानी धातु, धातु, धातवः, ऐसे रूप चलते हैं उकारांत पुल्लिंग शब्द के। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा क्री धातु। देखो, अब देखते हैं ये सिस्टम। थोड़ा आज एक्सप्लेन करते हैं, आपसे ऐसे लिखना है। मेरा विचार ये बना है कि आपको पूरी धातु का नाम याद कराया जाए, या लिखवा लिया जाए, याद करें ना करें तो बाकी आपकी इच्छा। क्री है ये। क्री का अर्थ क्या है? क्री का अर्थ होता है करना। ठीक है। लेकिन प्रश्न में आता है, बताया किसने? पाणिनि जी ने बता दिया, डुक क्रिय करणे। तो क्या बोला गया है? भज गोविंदम, भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़ मते, संप्राप्ते सन्निहिते काले, नहीं नहीं रचति डुक्रिय करणे। तो यहाँ पे वो जो डुक्रिय करणे का ग्रहण है, वो यही वाला ग्रहण है। ठीक है। तो ये जो शेष है, ये लोप हो जाता है, यानी कि चला जाता है, गायब हो जाता है, ये लोप चला जाता है। शेष रहती है ये धातु क्री, और उसके रूप के अब चल जाते हैं करोति। ठीक है, ऐसे रूप चल रहा है, अभी वो बताऊंगा क्या।
तो हमने एक कारिका पढ़ी थी जो कि थी 10 गणीय कारिका। उसमें क्या था, तो मैं बता देता हूँ, या फिर एक बार इच्छा हो रही है किसी से पूछा जाए, तो वो 10 गण वाली कारिका याद है? किसी को याद है तो माइक ओपन करके बोल ही भी देता। तो किसी को नहीं याद? नाम बोल दो या फिर वो कारिका बोल दो। ठीक है, तो भवाद्यदादि जहोत्यादि दिवादि स्वादिरेव च सुदादिश्च रुधादिश्च तनादि त्रिचुरादयः। तो तनादि त्रिचुरादयः। तो ऐसे ही बना। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि तनादि त्रिचुरादय, अंतिम में ये होता है, तो ऐसे हो जाता है तन आदि में हो जिसके, यानी कि तन नाम का लड़का, सबसे तन नाम का धातु सबसे पहले खड़ा कर दिया, उसके समान जितनी धातुओं के रूप चल रहे हैं उनको एक पंक्ति में रख दिया, और उस गण का क्या नाम रख दिया या उस सेक्शन का क्या नाम रख दिया? तनादि गण। ठीक है, तो धातु पाठ में जाके आपको यहाँ पे दिखेगा। क्योंकि ये था तो विषय, इसको मैंने अभ्यास को 2 में खींचा था ताकि आप याद कर सको वो रूप जो मैं आपसे पूछ बताने वाला हूँ, तो वो देखना थोड़ा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या दिख रहा होगा? ये रहा तनादि ही। ठीक है, तो इस पे क्लिक करते हैं, फिर क्लिक हेयर पे जाता है तो सिर्फ 10 धातुएं हैं। ये रही, ये पहली धातु क्या हो गई? तन, यानी तनु विस्तारे। तो अब आ गया समझ में? पहला लड़का कौन है? तनु नाम का धातु। ठीक है, लड़का बोल रहे धातु बोल लो। वो जो आगे खड़ा हुआ है उसके पीछे 9 धातुएं खड़ी हुई हैं, उसमें अंतिम धातु कौन सी है? ये रही जो आपके सामने लिखी है अभी जो हमने पढ़ी। तो क्रिय करणे भज गोविंदम। अब बड़ा प्रसिद्ध है ये, इसका नाम है मोह मुदगर स्तोत्रम। तो मुदगर का अर्थ होता है हथौड़ा, और मोह का अर्थ होता है जो हमारा संसार के प्रति राग है इत्यादि। तो उस पर जो हथौड़ा मार दे, ऐसा स्तोत्र इसका होता है। ये किसने लिखा था? आदि शंकराचार्य ने, जिसका पहला श्लोक ये है कि भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते संप्राप्ते सन्निहिते काले नहीं नहीं रक्षति डुक्रिय करणे। ऐसे करके वो श्लोक का अर्थ आ जाता है। तो ये रहा डुक्रिय करणे। अब इसके रूप देखते हैं। अब हमने चर्चा तो ये कर ही ली थी कि धातु कैसी होती है। धातु 2 प्रकार की होती है। ठीक है, तो वो हम देख ही रहे हैं। धातु 2 प्रकार की कौन कौन सी हो गई? सबसे पहली होगी परस्मई पदम, फिर दूसरा क्या है? आत्मने पदम। ठीक है, तो ये देखिए, तो परस्मई पदम के ही हमने रूप याद करने, आत्मने पदम के अभी नहीं करने। तो आपको लट लकार का रूप दिख ही रहा होगा। करोति, पुरतः, कुर्वन्ति। करता है, वह करता है, वह 2 करते हैं, वह सब करते हैं। करोषि, यहाँ पे कौन सा शकार है? मूर्धन्य वाला शकार है। अब मैं टाठा डाडा, अब मैं पहले कक्षा में बता चुका हूँ। तो यहाँ पे मूर्धन्य शकार है। करोषि, पुरुथः, पुरुथ, करोमि, पूर्वः, कुर्मः। अगर वहां पे कैसे लिखा होता, अगर वहां पे ऐसे लिखा होता तो पूरवः ये बोलते, लेकिन वहां क्या लिखा है? वहां पे जो रैफ है वो छोटा है, मतलब कि हलंत है, तो कुर्वः, कुर्मः। तो आपको ऐसे इसके रूप याद करने हैं, और जो मैंने अभी लिख के दिए। तो उभयपदी है। उभयपदी का अर्थ आप समझ गए, परस्मई पदी और आत्मनेपदी दोनों में चलते हैं। अर्थ क्या, अर्थ का मतलब दोनों में अंतर क्या होता है? अर्थ अलग अलग आते हैं। हाँ, आते तो हैं थोड़े बहुत, लेकिन अभी उस पे नहीं जाना, अभी सिर्फ इसका प्रयोग है। तो बालकः करोति, लते पुरतः, और बालकाः कुर्वन्ति। तो ऐसे बालकौ पुरतः बन जाएगा। तो ऐसे आप बोल सकते हो, या अहम अहम करोमि, आवाम कुर्वः, और वयम कुर्मः। फिर आ जाता है त्वम करोषि, युवाम कुरुथः, और यूयम कुरुथ। ऐसे बन जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका
लट लकार, लट लकार इत्युक्ते किं, वर्तमान अर्थे या वर्तमानार्थे लट लकारस्य प्रयोगः भवति। ठीक है, वर्तमानार्थे। तो आगे देखते हैं लंग लकार। लंग लकार कस्मिन् अर्थे भवति, भूतकाले। भूतकाले धोत्यतुं लंग लकारस्य प्रयोगम भवति। ठीक है, कठिन जाते जाते। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, तो एक बार सृष्टि जी आप इनको पढ़ दो, ये जो धातु रूप लिखे हुए हैं लंग लकार के। नहीं नहीं, ठीक है, अस्तु। तो जैसे उन्होंने बोला बिल्कुल सही उच्चारण था उनका, आपने भी ऐसे ही शब्द करना है। तो अकरोत अकुरुताम अकुर्वन, अकरोह अकुरुतम अकुरुता। अब देखो, हाँ अभी बता, अकर्वम अकुर्व, अकर्वम अकुर्व अकुर्मा। यहाँ पे हम पढ़ेंगे अकुरुतम, और आगे क्या पढ़ेंगे, अकुरुता। ठीक है, वहां पे तकार पूरा है, तकार के बाद के आकार को छोड़ना नहीं है उसको। तो अकरोत यानी सह भोजनम अकरोत, तौ भोजनम अकुरुताम, ते भोजनम अकुर्वन्। अब ये कठिन लग रहा होगा क्योंकि पहली बार सुन रहे होगे, लेकिन जब याद कर लोगे ना रूप, तभी। ये अभी प्रयोजन नहीं है, 10वें लकार तक सारे पांचों लकारों का ज्ञान होगा, 10वें अभ्यास तक। परंतु क्या होता है, किसी ग्रंथ को अगर समझना हो तो याद कर लो, सबसे अच्छा तरीका वही है। तो वैसे ही रूपों को बचपन में याद कराया जाता है, मैं आपको पहले याद करा रहा हूँ। तो फिर से मैं पढ़ देता हूँ, अकरोत अकुरुताम अकुर्वन, अकरोह अकुरुतम अकुरुता, अकर्वम अकुर्वा अकुर्मा। ठीक है। फिर उसके बाद आता है लृट् लकार। तो लृट् लकारस्य प्रयोगः कस्मिन् अर्थे भवति, भविष्यकालस्य द्योतयितुं, या भविष्यकालस्य अर्थे, या ऐसे बना सकते हो, भविष्यकालस्य अर्थे लृट् लकारस्य प्रयोगः भवति। तो बालकः करिष्यति, बालकौ करिष्यतः, लते करिष्यतः, या फिर कोई भी बना लो। भवान भवन्तौ, भवन्तौ करिष्यतः, भवान भवन्तौ भवतः, या भवन्तः भवन्तः, भवान भवन्तौ भवन्तः, तो भवन्तः करिष्यन्ति, कि आप सब करते हैं, क्या करते हैं, तो कह करोति, या कह क्या करते नहीं है, करेंगे, ये अर्थ आएगा यहाँ पे। तो करिष्यति करेगा, करिष्यतः दो करेंगे, और करिष्यन्ति बहुत बहुत सारे करेंगे। करिष्यसि तू करेगा, करिष्यतः तुम दोनों करोगे, करिष्यथा तुम सब करोगे। फिर आता है हम करेंगे, हम दोनों करेंगे, हम सब करेंगे। क्या करेंगे, कुछ भी करेंगे देखो। तो आगे क्या है, लोट लकार। लोट लकार से प्रयोग भवति आज्ञा तथा प्रार्थना इत्यस्मिन् अर्थौ। तो अर्थौ होना चाहिए, क्या होना चाहिए, अर्थः अर्थौ, अर्थाः। ठीक है, वैसे अर्थ यो होना चाहिए, ठीक है, छोड़ो। तो करो तू कुरुताम कुर्वन्तु हाँ, यहाँ पे आपने एक सुना होगा माँ कुरु। अगर किसी ने सुना हो, जैसे अगर आपको बोलना है ना मत करना, या मत कर, तो आप उसको बोलो माँ कुरु। माँ का अर्थ होता है नहीं, कुरु का मतलब कर। या फिर तू के है ना, तो हम तू को ये थोड़ा ना बोलेंगे करो, वो तो हम बोल देते हैं तुमको या आपको। तो मत कर, या बोलना है कि मत छेड़, जैसे तो माँ कुरु। तो वहां पे जो कुरु वाला रूप बनता है वो यही बनता है, करोतु, कुरुताम, कुर्वन्तु, कुरु, कुरुतम, कुरुता, करवाणी, करवाव, करवाम। तो अब यहाँ पे प्रश्न ये आता है कि अहम आवाम वयम के साथ में प्रयोग कैसे होगा, कि आज्ञा प्रार्थना दे रहे, तो मुझे भोजन करना चाहिए, इसको क्या बोलोगे, वही इसी का प्रयोग है, मुझे भोजन करना चाहिए, अहम भोजनम करवाणी। चाहिए, आज्ञा या प्रार्थना ही तो है, मतलब सोच रहा हूँ कि हाँ चाहिए, तो ऐसे तो वो उसी अर्थ में आ जाएगा। तो हम दोनों को क्रीड़ा करनी चाहिए। तो आवाम क्रीडाम करवाव, और वयम भोजनम करवाम। तो जैसा करता है उसी के अनुसार क्रिया के रूप रहेंगे।
अब आगे आते हैं विधिलिंग लकार। जो अर्थ आपने लिया था ना लोट में, वैसा ही बिल्कुल सादृश तादृश अर्थ आपने लेना है। तो बस रूप का अंतर आएगा। तो विधिलिंग का अर्थ सेम होता है लोट लकार की तरह। वैसे उल्टा है कि लोट का अर्थ होता है विधिलिंग वाला, लेकिन ये चलते हैं पहले। तो पहले क्या है पढ़ता हूँ, एक बार पढ़ना क्या, प्रांजल जी इसको पढ़ो जल्दी, विधिलिंग लकार के रूप। एक जगह पे त्रुटि थी, तो बताओ पावनी त्रुटि कहाँ थी। चिंतनम करो तू कुत्र त्रुटि आती। हाँ वो तो उन्होंने ठीक कर लिया था, उसमें नहीं थी कोई नहीं। तो किसी को पता है कहाँ पे उन्होंने त्रुटि करी थी। तो जहाँ पर उन्होंने त्रुटि करी थी वो यही था, कुरियात। बाकी कुरियाव में तो ठीक कर लिया था, वहां पे तो कुरियाव नहीं बोला था, कुरियाव कुरियाम। तो ये पांच लकार हो गए हमारे किसके, इस धातु के, डुक्रिय करणे। ये कैसी धातु है, तनादि धातु है, यानी तन आदि में हो ऐसी धातुओं के गण के समूह के अंदर ये धातु आती है। दिखा भी दिया था, तनु विस्तारे पहली धातु थी। अब वहां पे तनु धातु का क्या अर्थ हो गया, विस्तार करता है, तो तनोति तनु यही बनेगा ना, तनोति तनुतः, या फिर देखते हैं क्या बनता है। हाँ, तनोति तनुतः तन्वन्ति तनोषि तनुथः तनुथा तनोमि तनुवः तनुमः। तो इसका क्या अर्थ हो गया, इसका यही अर्थ हो गया, विस्तार करना, बढ़ाना। तो अब अस्य, अगर बोलना है कि इस संस्था का विस्तार करो, तो अस्य, या फिर हाँ, अस्य संस्थायाः विस्तारम करोतु, ये भी बोल सकते हैं। या तो विस्तारम करोतु के स्थान पे हटा देते हैं, करोतु कहाँ पे हो रहा है, करो के अर्थ में, अभी हमने पढ़ा नहीं, याद तो कोई नहीं। तो विस्तारम करोतु के स्थान पे हम क्या बोल सकते हैं, इसके जाएंगे लोट लकार में, तनोतु। तो अभी ठीक है, कुछ बात ऊपर से गई होगी, परंतु अगर याद करोगे समय के साथ तो आपको ठीक रहेगा। अब हमने दूसरी जो धातु चौथे अभ्यास में दे रखी है ना, वो कौन सी दे रखी है, वो एक और धातु दे रखी है जिसका नाम है अशभुवी। तो अब आपका गृह कार्य क्या है, पहले तो रजिस्टर में ये लिखना है, ठीक है। उसके बाद आपको फलानी के नाम जितने हो सके याद कर देंगे। याद कोई नहीं होंगे तो ठीक है, लेकिन पूछूंगा जैसे कक्षा में इसको क्या बोलते हैं, मधुकरकटी, ये क्या होता है इत्यादि। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा अशभुवी। तो इसके भी करते हैं इसी उसमें। तो आगे लिख ही लेना, मैं वो लिख नहीं पाया था, इतना समय शेष नहीं था। तो ये आगे इसके भी पांच लकार में, तो हमने अभी तक पांच लकार कौन कौन से पढ़े हैं प्रांजल। तो ऐसे हमने पांच लकारों का अध्ययन करा है, अध्ययन करा है। तो वो हमने देखना है, इसके अंदर भी ये धातु कैसी है, ये परस्मयी तत्पदी धातु, आत्मनेपद पद का प्रयोग नहीं होता। अस्ति स्तः सन्ति, आप बोलते हो ना बालकः अत्र अस्ति, तो वो ये वाला अस्ति है, यानी होना। तो बालकाः तत्र सन्ति, यानी बालक, बहुत सारे बालक वहां है, तो संति का प्रयोग हो गया। वयम अत्र स्मः, और आवाम अत्र स्वः, वय अहम अत्र अस्मि। तो अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, फिर उसके बाद कक्षा समाप्त करते हैं। जैसे कि आपकी अटेंडेंस होती है जिसको बोलते हैं उपस्थिति, तो आप क्या बोलते हो, प्रेजेंट मैम, ये प्रेजेंट सर, ठीक है। यहाँ कोई पुरुष है नहीं, ठीक है, तो यहाँ पे वही ले लेते हैं। तो अब आपने आपसे क्या बोलना है,
ये बोलना है। ठीक है, तो इसका क्या अर्थ हो गया? उपस्थित आस्मि। और वहां पे संधि उसका कर देंगे तो उपस्थित आस्मि यानी आई एम प्रेजेंट इत्यादि। ठीक है। अब क्योंकि स्त्रीलिंग में है तो यहाँ पे उपस्थिता बोला गया, और यदि पुल्लिंग में प्रयोग होता तो अलग होता। उपस्थितः अस्मि होता है। ठीक है, तो अब आपने ये अपने जीवन में आपसे उतार लेना है। क्या? उपस्थिता, उपस्थिता अस्मि, ऐसे उपस्थितास्मि, ये भी बोल सकते हो। ठीक है, तो अगली आज की कक्षा में कोई प्रश्न तो बताइए, फिर वरना करे समय भवत। कोई प्रश्न नहीं है? वाह, फिर तो अच्छा पढ़ा था। तो ठीक है, फिर कोई प्रश्न नहीं है तो उसको मंगलाचरण कर लेते हैं। क्या है? ये न अक्षर समाम्नायम अधिगम्य महेश्वरात् कृष्णं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। येन धौता गिरः पुंसां विमलैः शब्दवारिधिः तमश्चाज्ञानजनं भिन्नं तस्मै पाणिनये नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वरुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। अस्तु, शुभरात्रि, पुनर्मिलामः परश्वः।